नमस्कार, इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी जानकारियां हमारे संवाददाता सीधे ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं। खबर प्रयागराज से है, जहां महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगम नगरी में पहुंचकर त्रिवेणी संगम में स्नान किया। खबर पर जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी शोएब रिजवी। प्रयागराज में आज देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी अपने परिवार के साथ मां गंगा से आशीर्वाद लेने पहुंचे। बमरौली एयरपोर्ट से सीधे वो अरैल में डीटेल्स में जो हेलीपैड बना था वहां पहुंचे। वहां से निषाद राजपूत के जरिए वो संगम में से पहुंचे और वहां पर त्रिवेणी में उन्हें आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रही और वहां पे बाकायदा उन्होंने मां गंगा की विधिवत पूजा अर्चना की। तो उसके बाद वो लेटे हनुमान जी, अक्षय वट और सरस्वती कूप के भी दर्शन किए और उसके बाद यहीं पर लगे हुए डिजिटल अनुभव केंद्र में वहां पर जो प्रदर्शनी लगी है उसका भी निरीक्षण किया। तो कह सकते हैं कि तमाम आम खास के बीच में आज राष्ट्रपति ने भी बाकायदा आस्था की डुबकी लगाई। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। कहा जा रहा है कि ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है जब देश के राष्ट्रपति ने बाकायदा आस्था की डुबकी लगाई। इससे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो देश के राष्ट्रपति थे उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई थी संगम में। अब द्रौपदी मुर्मू ने आज बाकायदा आस्था की डुबकी लगाई है, बाकायदा वहां पर पूजा अर्चना की है, यहाँ कई स्थानों के दर्शन किए हैं। डिजिटल अनुभव केंद्र में वहां पर लगी प्रदर्शनी को देखा है। तो कह सकते हैं कि कुंभ में लगातार श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला जारी है। क्या आम क्या खास लगातार लोग आ रहे हैं। 43 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अब तक आ चुके हैं। 26 फरवरी तक ये कार्यक्रम चलना है। आने वाले दिनों में इसी तरह से और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आने की उम्मीद की जा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि इसका इस बार का महाकुंभ कई मायने में यादगार रहेगा, कई इतिहास बना रहा है। तमाम वीआईपी जो है वो भी यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि कुंभ क्षेत्र में लगातार श्रद्धालु का रेला आ रहा है और आने वाले दिनों में भी इसी तरह श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ देखने को मिलेगी। कैमरामैन सचिन प्रजापति के साथ शहरी। खबर वाराणसी से है, जहां महाकुंभ में स्नान करने को लेकर श्रद्धालुओं से पूरा शहर भरा हुआ दिखाई दिया, जिसका असर वाराणसी को तक देखने को मिला है। खबर पर जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी धर्मेंद्र पांडे। प्रयागराज के महाकुंभ का असर काफी मुझे दिखाई देने लगा है। लाखों की संख्या में वाराणसी में श्रद्धालुओं का आगमन हो चुका है। नगा साधुओं का भी जो भीड़ है वो काफी पहुंचने वाला है। भीड़ नगा साधु भी वाराणसी आ चुका है। भीड़ की अगर बात करें तो काशी के घाटों कहीं रेलवे स्टेशन पे हो या बस स्टैंड हो, लाखों की संख्या में काफी भीड़ सड़क पर दिखाई पड़ रही है। पूरा शहर जाम की चपेट में दिखाई दे रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन श्रद्धालुओं को करने के लिए लगभग 4-4 घंटे का समय लग रहा है। लगभग 4-4 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर लंबी कतारें लगाई जा रही हैं। लंबी कतारों में विश्वनाथ के दर्शन श्रद्धालु कर पा रहे हैं। बॉर्डर शहर जाम की चपेट में है। अगर आपको वाराणसी में प्रयागराज जाना हो तो लगभग 3 घंटे की दूरी 10 घंटे में तय करनी होगी। और जाम जो है हाईवे दिखाई दे रही है। हाईवे चलेगा तो शहर जाम की चपेट में है। हालांकि जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। पूरी तरह जो है सक्रिय है और पूरी तरह श्रद्धालुओं को परेशानी न हो, इसके लिए पूरी समस्याओं को आगे समस्याओं का सामना करना पड़े पूरी मुकम्मल व्यवस्था में लगी हुई है। और पूरी तरह एक्शन मोड में जो है जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। फिर भी वाराणसी पूरी तरह जाम चपेट में है और श्रद्धालुओं का लगातार वाराणसी आगमन जारी है। गाड़ियों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित किया गया है। शहर के बाहर की गाड़ियों को शहर के बाहर पार्किंग की गई है, उसका रोक दिया जा रहा है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर लखनऊ से है, जहां डीजीपी प्रशांत कुमार की निर्देश के बाद प्रयागराज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। क्या कुछ कार्रवाई की है, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ। कवरेज के दौरान महिला पत्रकार से अभद्रता मामले में डीजीपी प्रशांत कुमार का बड़ा एक्ट देखने को मिला है। डीजीपी के निर्देश पर एसपी कुंभ ने 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित करते हुए उनकी विभागीय जांच भी शुरू कर दिया है। हालांकि महिला पत्रकार से अभद्रता मामले को लेकर पत्रकारों में रोष भी व्याप्त था। बता दें कि महाकुंभ में कवरेज के दौरान एक टीवी चैनल की पत्रकार के साथ पुलिस कर्मियों ने अभद्रता किया था। अभद्रता का मामला
सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए डीजीपी प्रशांत कुमार ने कड़ा निर्देश एसपी कुंभ राजेश द्विवेदी को दिया। वीडियो की जांच में पाया गया कि वाकई में कांस्टेबल राजेश सिंह, प्रताप सिंह और नवीन ने अभद्रता किया था। मामले की जांच के बाद एसपी कुंभ राजेश द्विवेदी ने तीनों कांस्टेबल को निलंबित कर दिया और साथ ही साथ उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। एसपी कुंभ के मुताबिक इस कार्रवाई की रिपोर्ट भी तैनाती स्थल पर भेज दी गई है, जहां पर यह तीनों कांस्टेबल तैनात हैं। फिलहाल जिस तरह से महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर डीजीपी और योगी सरकार पूरी तरह से एक्टिव है, मामला संज्ञान में आने के बाद कार्रवाई से भी यूपी पुलिस नहीं चूक रही है। खबर इटावा से है, जहां कुंभ स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं की बस और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 21 श्रद्धालु घायल हो गए। कैसे हुआ हादसा, पूरी जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी वंदना। फ्रेंड्स, कॉलोनी थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे 2 पर भरतना फ्लाईओवर के ऊपर आज सुबह तड़के हुआ सड़क हादसा, जिसमें करीब 2 दर्जन से अधिक लोग हुए घायल। आपको बता दें कि आज सुबह एक ट्रैवल बस जो कि महाकुंभ प्रयागराज से स्नान करके सवारियों को भर के दिल्ली नोएडा की तरफ जा रही थी, तभी एक सड़क हादसा हुआ जिसमें 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। वहीं पर घायल सवारियों की माने तो ड्राइवर को नींद की झपकी के आ जाने के कारण अनियंत्रित होकर बस पलट गई, जिससे यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। मौके पर पहुंची फ्रेंड्स कॉलोनी थाना पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में कराया भर्ती, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद 2 लोगों को किया मृत घोषित। आपको बता दें कि आज सुबह करीब 6 बजे की बताई जा रही है घटना। इटावा से इंडिया वॉइस के लिए वंदना यादव। खबर बांदा से है, जहां एक दुखद घटना सामने आई है, जहां कुंभ मेले से वापस आ रही कार सड़क किनारे खड़े डंपर से टकराई और एक ही की मौत हो गई। इसमें क्या रहा हादसे का कारण, बता रहे हमारे संवाददाता संदीप। बांदा जनपद से सामने आया, जहां पर आगरा के रहने वाले एक परिवार कुंभ नहाने के लिए गए हुए थे और कुंभ नहा करके जब वापस आ रहे थे, तभी अचानक आज बांदा के बबीरू रोड के पास अचानक उनका चार पहिया वाहन जो है एक खड़े डंपर से जाकर टकरा गया, जिसमें मौके पर एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और वहीं 2 महिलाओं को उपचार के लिए बांदा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल अगर जिस तरह की बात की जाए, इस घटना के बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंच करके पूरे मामले का संज्ञान लिया और सभी घायलों को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया और पूरे मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई है कि आखिर क्या वजह रही है जो घटना इस तरह की घटना हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में लगी हुई है। इंडिया वॉइस के लिए संदीप कुमार। खबर बलौदा बाजार से है, जहां नगरीय निकाय चुनाव में महिला को सशक्त बनाने के लिए समस्त महिलाओं की ड्यूटी भी लगाई गई है। क्या कुछ है, पूरी खबर बता रहे हमारे सहयोगी प्रदीप महेश्वरी। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय नगरीय निकाय चुनाव चल रहा है, जिसका पहले चरण का चुनाव 11 फरवरी को होना है। आपको बता दें कि आज मतदान सामग्री आज सभी को वितरण कर देगी। इस वक्त पहली बार बलौदाबाजार जिले में 181 मतदान केंद्रों में 900 महिला कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। ये पहला बार एक अवसर है कि महिला सशक्तिकरण के लिए कलेक्टर दीपक सोनी ने, जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, उन्होंने पहला अनुभव किया है और महिला सशक्तिकरण बढ़ाने के लिए 900 महिलाओं की ड्यूटी सभी मतदान केंद्र में महिलाएं पूरा मतदान कराएंगी, वोट करवाएंगी। आपको बता दें कि पीठासीन अधिकारी है दीप्ति गीते, जो डिप्टी कलेक्टर है, वो भी एक महिला है। उनके नेतृत्व में बलौदाबाजार जिले में 8 नगरीय निकाय में 181 मतदान केंद्रों में मतदान की प्रक्रिया पूरा महिलाएं करेंगी और आज पूरी महिलाओं को अच्छे से ट्रेनिंग दी गई है। ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें पूरा किस प्रकार से मतदान कराना है, किस प्रकार कराने की उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद महिलाओं को आज पूरा मतदान की सामग्री दी गई है और वो महिलाएं आज 10 बजे से अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गई हैं। और महिलाओं से जब हमने पूछा तो महिलाओं सभी में बड़ा उत्साह था कि हमने कई बार जिसमें विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव भी कराया गया है और निश्चित है इस वक्त हम जो नगरीय निकाय जो चुनाव करवा रहे हैं, हमें निश्चित ही एक अच्छा अनुभव मिलेगा और हमें कोई डर नहीं है। हम अच्छे से इस चुनाव को संपन्न कराएंगे। आप आने वाला समय बताएगा कि इन महिलाओं के द्वारा जो 900 महिलाओं को महिला कर्मी जो ड्यूटी लगाई गई है वो कितने अच्छे से चुनाव संपन्न कराती है, आने वाला समय बताएगा। मैं इंडिया वॉइस के लिए बलौदाबाजार से प्रदीप महेश्वरी।
खबर लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर चुनाव आयोग का पुतला फूंका गया है और चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। लेकिन इन सब के पीछे कारण क्या है, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ। समाजवादी पार्टी का चुनाव आयोग के प्रति गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज सपा कार्यालय के बाहर सपा नेता ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का पुतला फूंककर विरोध जताया और कहा कि मिल्कीपुर के उपचुनाव में गड़बड़ी की वजह से सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद को हार का मुंह देखना पड़ा। दरअसल यूपी के मिल्कीपुर चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने थे। दोनों तरफ से दावे किए जा रहे थे। मिल्कीपुर चुनाव भले ही समाजवादी पार्टी की रणनीति की वजह से बीजेपी जीत गई, लेकिन समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए लगातार निशाना साध रही है। यहां तक कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को बीजेपी का संरक्षण देने का आरोप लगाया और गड़बड़ी के चलते मिल्कीपुर में सपा प्रत्याशी की हार का कारण बताया। आज सपा नेता राम सुधाकर यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का सपा कार्यालय के बाहर पुतला जलाया और साथ ही साथ जमकर नारेबाजी किया। सूत्रों का यह भी दावा है कि समाजवादी पार्टी इस सतही सियासत पर भी अब पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगी। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री करोड़ी लाल मीणा अपनी सरकार की आंख की किरकिरी बने हुए हैं और अपने सरकार पर गंभीर आरोप भी लगा रहे। क्या कुछ आरोप सरकार पर लगाया है, बता रहे हमारे संवाददाता भुवनेश टॉक। कांग्रेस सरकार में विपक्ष के दौरान अपनी प्रमुख भूमिका निभाने वाले भाजपा नेता करोड़ी लाल मीणा अब अपनी ही सरकार के लिए किरकिरी बने हुए हैं। पहले करोड़ी मीणा ने अपना इस्तीफा सौंपा, जो सरकार ने मंजूर नहीं किया। अब हाल ही में उन्होंने बयान दिया है कि सरकार जिन मुद्दों को लेकर सत्ता में आई वह उन्हीं मुद्दों को भुला चुकी है। पूर्व में उन्होंने कांग्रेस राज में जिन आंदोलनों को हवा दी थी और जिन आंदोलनों के बलबूते पर भाजपा सत्ता में आई, अब उन मुद्दों को भुला दिया गया है। करोड़ी का आरोप है कि सरकार उनके फ़ोन टैपिंग करवा रही है और उनके पीछे खुफिया एजेंसियों को लगाया गया है। इसी को लेकर विधानसभा में हंगामा हुआ। वहीं अब उद्धव ठाकरे ग्रुप शिवसेना के एक नेता अरविंद सावंत ने आज बयान दिया है कि जब सरकार के ही मंत्री सरकार पर आरोप लगा रहे हैं तो भाजपा की कथनी और करनी में जो अंतर है वो सबके सामने आ रहा है। वहीं आज जयपुर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रदर्शन किया गया। इसी दौरान पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास का भी बयान आया है कि करोड़ी मीणा ने जो बजरी माफियाओं पर आरोप लगाए हैं, अपनी ही सरकार पर जो आरोप लगाए हैं, उनकी जांच करवाई गई है और वो सत्य है। यानी कि अब विपक्ष जो है वो करोड़ी के पक्ष में उतर चुका है। वहीं करोड़ी मीणा अपने ही सरकार के लिए सरदर्द बने हुए हैं। सहयोगी घनश्याम मिश्रा के साथ भुवनेश टॉक, इंडिया वॉइस, जयपुर। वहीं खबर देहरादून से है, जहां विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा करने वाले यात्री शुरुआती 15 दिनों तक रजिस्ट्रेशन काउंटरों पर 24 घंटे पंजीकरण कर सकते हैं। खबर पर जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी धनराज गर्ग। आपको बताते चले कि उत्तराखंड की जो प्रसिद्ध चारधाम यात्रा है वो जल्दी शुरू होने वाली है, यानी कि 29 अप्रैल से उत्तराखंड की जो चारधाम यात्रा है वो शुरू हो जाएगी और उम्मीद जताई जा रही है इसकी इस बार भी 50 लाख से अधिक जो श्रद्धालु हैं वो चारधाम यात्रा पर आ सकते हैं, जिसको लेकर व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। क्योंकि हमने देखा कि पिछले वर्ष की यदि हम बात करें तो जो पिछले वर्ष चारधाम यात्रा चली थी वो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक रही थी और चारधाम यात्रा में 50 लाख के करीब जो श्रद्धालु हैं वो चारधाम यात्रा पर आए थे और जो अव्यवस्था पिछले वर्ष देखने को मिली थी वो अव्यवस्था इस बार ना हो, इसको लेकर पहले से ही प्रशासन सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि प्रशासन की तरफ से लगातार बैठकों का दौर जारी है और हाल ही में जो विनय शंकर पांडे हैं गढ़वाल कमिश्नर, उन्होंने एक बैठक ली थी और उस बैठक में निर्देश दिए थे कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है या फिर कहा जाए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है उनको 24 घंटे करने का निर्णय लिया गया था। क्योंकि देखिएगा कि इस बार जो व्यवस्थाओं में थोड़ा फेरबदल जरूर किया गया है। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है
खबर आगरा से है, जहां यूपी पुलिस के द्वारा अपराधियों के खिलाफ लंगड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्या है ये ऑपरेशन लंगड़ा, बता रहे हमारे सहयोगी जीशान अहमद। पुलिस के द्वारा अपराधियों के खिलाफ लंगड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं इस ऑपरेशन के तहत अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई भी देखी जा रही है। आगरा पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, उसका उपचार चल रहा है। वहीं पूरा मामला आपको बता दें कि थाना हरिपर्वत क्षेत्र के अंतर्गत एक बदमाश ने एक व्यक्ति के गोली मार दी थी, जिसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद थाना हरिपर्वत में मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं कई टीमों का गठन किया गया। सर्विलांस एसओजी भी इस मामले की जांच में लगी थी। कह सकते हैं कि लगातार आगरा पुलिस उस व्यक्ति की तलाश कर रही थी। तमाम सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और कई साक्ष्य इकट्ठे किए गए, जिसके बाद आगरा पुलिस और उस बदमाश के साथ। खबर हरदोई से है, जहां मंदिर से अष्टधातु की मूर्तियां चोरी होने का मामला सामने आया है, जिसमें राम लक्ष्मण सीता माता की मूर्तियां शामिल थी। मामले पर प्रशासन ने क्या कुछ कार्रवाई की है, बता रहे हमारे संवाददाता आनंद त्रिवेदी। हरदोई में एक मंदिर में चोरी की घटना सामने आई। आपको बता दें कि पूरा मामला हरदोई के सांडी थाना क्षेत्र का है, जहां पे राम जानकी मंदिर में अष्टधातु की मूर्तियां रखी हुई थी, जिसमें कि राम भगवान की, सीता मैया की और लक्ष्मण जी की मूर्तियां थी। वहां पे चोरों ने देर रात अपना हाथ साफ किया है। वहां से मंदिर का ताला तोड़कर मूर्तियां लेकर चोर रफू चक्कर हो गए। हालांकि आपको बता दें, अभी तक घरों में चोरियां हो रही थी, लोगों के दुकानों में चोरियां हो रही थी, लेकिन अब चोरों ने मंदिर को ही निशाना बना रखा है। हालांकि पुलिस अभी तक चोरों का पता लगाने में नाकाम है। अब देखने की बात यह होगी कि हरदोई पुलिस कितनी जल्दी इन चोरों को पकड़ पाएगी और राम भगवान की मूर्तियां बरामद कर पाएगी। लेकिन आपको खबरों में आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सुलेमान हॉल में बीफ बिरयानी परोसे जाने का एक नोटिस सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। लेकिन क्यों, बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद शहनवाज। बीते दिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक नोटिस वायरल हुआ, जिसमें सुलेमान हॉस्टल से एक नोटिस वायरल हुआ था कि संडे के दिन बीफ बिरयानी परोसी जाएगी, जिसके उपरांत तत्काल एमयू प्रशासन हरकत में आया और तत्काल उनके द्वारा जांच कमेटी बैठाने के बाद मामले में क्षेत्रीय पुलिस को अवगत कराया। इधर प्रोक्टर के द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि कहीं ना कहीं जो मेन्यू था, उस मेन्यू में जो कि चिकन बिरयानी थी, वहां कहीं मिस्टेक की वजह से, शायद टाइपिंग की मिस्टेक की वजह से बीफ बिरयानी लिखा गया। फिलहाल मामले को लेकर जांच कमेटी बैठाई गई और इस मामले में जो भी दोषी होगा उन पर कार्रवाई की जाएगी, जिसके उपरांत काफी हिंदू समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। उसी के चलते आज करनी सेना के सैकड़ों पदाधिकारियों के द्वारा एक ज्ञापन एसएसपी कार्यालय पहुंचकर क्षेत्र अधिकारी को सौंपा गया है, जिस ज्ञापन में करनी सेना के पदाधिकारियों के द्वारा मांग की गई है कि एमयू ने जिस तरीके से ये नोटिस जारी किया था और उसमें बीफ पार्टी की बात सामने आई थी और वो नोटिस वायरल हुआ था, उसे हिंदू समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदू। खबर अयोध्या से है, जहां इंडिया वॉइस की टीम ने वन क्षेत्रीय अधिकारी कार्यालय का रियलिटी चेक किया है। क्या कुछ है सच्चाई, बता रहे हमारे सहयोगी विनय मिश्रा। तो रुदौली तहसील में आम के पेड़ों की इस तरह कटाई से न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, बल्कि यहाँ के किसानों और स्थानीय लोगों में भी गहरी नाराजगी है। और ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग के अधिकारी कभी समय से ऑफिस में नहीं मिलते हैं और जब सूचना दी जाती है तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। जब वन विभाग के कार्यालय में जाकर जानकारी लेनी चाहिए तो वहाँ पर कोई अधिकारी मौजूद नहीं था। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि अधिकारी केवल कागजी कार्रवाई तक ही सीमित रह जाते हैं। इंडिया वाइस आज यहाँ पे रियलिटी भी दिखाएगा। तो ये देख सकते हैं, ये कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी रुदौली अयोध्या का कार्यालय है और यहाँ पे जो नियम है कि शासन के मुताबिक जो यहाँ सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक के अधिकारियों को यहाँ पे रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भारी लापरवाही देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वन क्षेत्राधिकारी का ये ऑफिस है, ये कार्यालय उनका खाली पड़ा हुआ है। और यहाँ पे साफ तौर पे वहाँ पे बोर्ड पे देख सकते हैं कि यहाँ के जो क्षेत्रीय वन अधिकारी है वो जयप्रकाश गुप्ता है और लिखा हुआ साफ तौर से बोर्ड पे शासन का भी निर्देश है कि सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक की यहाँ पे अधिकारी बैठे। जिस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि मिलने का समय सुबह 10 बजे से 12 बजे तक। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बस्तर में हुई नक्सली घटना में 31 नक्सली मारे गए हैं, तो वहीं सीआरपीएफ के 2 जवान भी शहीद हो गए हैं, जिन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। श्रद्धांजलि समारोह में कौन कौन रहा शामिल, बता रहे हमारे संवाददाता प्रदीप महेश्वरी। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय नगरीय निकाय चुनाव चल रहा है, जिसका पहले चरण का चुनाव 11 फरवरी को होना है।
आपको बता दें कि आज मतदान सामग्री आज सभी को वितरण कर देगी। इस वक्त पहली बार बलौदाबाजार जिले में 181 मतदान केंद्रों में 900 महिला कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। ये पहला बार एक अवसर है कि महिला सशक्तिकरण के लिए कलेक्टर दीपक सोनी ने, जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, उन्होंने पहला अनुभव किया है और महिला सशक्तिकरण बढ़ाने के लिए 900 महिलाओं की ड्यूटी, सभी मतदान केंद्र में महिलाएं पूरा मतदान कराएंगी, वोट करवाएंगी। आपको बता दें कि बीठासीन अधिकारी है दीप्ति गीते, जो डिप्टी कलेक्टर है, वो भी एक महिला है। उनके नेतृत्व में बलौदाबाजार जिले में 8 नगरीय निकाय में 181 मतदान केंद्रों में मतदान की प्रक्रिया पूरा महिलाएं करेंगी। खबर देवरिया से है, जहां चीनी मिल चलाओ संघर्ष समिति के द्वारा लगातार 1 साल से चीनी मिल को चलाने के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, बता रहे हमारे संवाददाता बालेंदु मणि त्रिपाठी। देवरिया जनपद के बैतालपुर चीनी मिल चलाने के लिए 1 वर्षों से धरना प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि चीनी मिल चलाओ संघर्ष समिति के द्वारा लगभग 1 वर्षों से मिल चलाने के लिए, कभी देवरिया जनपद को चीनी मिल का कटोरा कहा जाता था। जब से कुशीनगर देवरिया जनपद से अलग हुआ, तभी से लगभग 5 मिलें बंद हो गई। आपको बता दें कि जब भी यूपी के मुख्यमंत्री जब भी देवरिया आए हैं, उन्होंने मिल चलाने के लिए बार बार कहा है, लेकिन आज तक जो भी वादा हुआ सब झूठा साबित हुआ। आपको बता दें कि देवरिया चीनी मिल किसानों के लिए आर्थिक स्थिति को बहुत ही मजबूत करती थी। जब से ये मिल बंद हुआ है, तब से किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है। वहीं बतावे कि देवरिया जनपद में लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि मायावती के समय सारी चीनी मिलें बंद हुई और उसके बाद जो भी सरकार लगातार आश्वासन देती रही, कहती रही कि चीनी मिल आज नहीं तो कल चालू कर दिया जाएगा, लेकिन बता दें सब वादे झूठे रहे। जैसा था वैसा ही रहा। ब्रजेंद्र मणि त्रिपाठी का कहना है। खबर हापुड़ से है, जहां बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में एक युवक का खुलेआम तमंचे से फायरिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लेकर प्रशासन ने क्या कुछ किया है, बता रहे हमारे संवाददाता शक्ति ठाकुर। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां एक युवक का तमंचे से फायरिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, पूरा मामला बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के बागड़पुर गाँव का बताया जा रहा है, जहाँ एक युवक तमंचे से फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है और तमंचे से गोली छोड़ते हुए इस युवक की वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मचा और आनन फानन में इस युवक की तलाश कर इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है आरोपी युवक का नाम सत्यम गौतम है, जो बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के बागड़पुर का ही रहने वाला है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर इसके कब्जे से तमंचा, एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। वहीं सीओ सिटी जितेंद्र शर्मा ने बताया कि आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। तमंचा कारतूस। खबर झांसी से है, जहां मादक पदार्थों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत झांसी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के हाथ बड़ी सफलता लगी है। कैसी सफलता हाथ लगी है, बता रहे हमारे सहयोगी शेख गुल मोहम्मद। झांसी में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बताते चले कि झांसी के बबीना थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले टोल प्लाजा के पास टीम द्वारा जांच की जा रही थी। जब उन्होंने एक ट्रक को रोककर उसकी जांच की तो उसके अंदर अदरक के बीच में 2 कुंटल से अधिक ज़्यादा मात्रा का गांजा पकड़ा है, जिसकी कुल कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए से ऊपर बताई जा रही है। वहीं इसकी जानकारी देते हुए सीओ सिटी रामवीर सिंह ने बताया है कि ये गांजा उड़ीसा से आगरा ले जाया जा रहा था। वहीं ट्रक चालक के साथ 2 और व्यक्तियों को हिरासत में लेकर इसके बारे में और पूछताछ की जा रही है। झांसी से इंडिया वॉइस के लिए शेख गुल मोहम्मद की रिपोर्ट। रिपोर्टर लाइव में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।